Hello students, we will start the new video and the subject is Organization of Commerce and Management. We have already discussed about the theory of management. In the last video we have discussed about the detail about theories and we focused on Henry Fayol's administrative theories. We have covered first, second, third and fourth principle in it. Now we will continue it from fifth principle of Henry Fayol's administrative theory of management. तो पांचवा प्रिंसिपल इसका है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कुछ ग्रुप बने हुए होंगे। मतलब क्या है, हमने पहले ही देखा था, पहले प्रिंसिपल में यही बोला था कि अलग अलग कामों के लिए अलग अलग ग्रुप्स डिसाइड हो जाएंगे, अलग अलग लोग डिसाइड हो जाएंगे। तो अब अलग अलग लोग जब अलग अलग कामों के लिए डिसाइड हो जाते हैं तो उनमें से हर एक ग्रुप में एक एक हेड चुना जाएगा और वो जो हेड है वही आगे कैसे प्लान करना है, किस प्रकार से ऑर्गेनाइज करना है चीज़ों को, कौन सा वे जो है वो इफ़िशिएंट होगा, अपने काम के लिए बेहतर होगा, ये डिसाइड करने के लिए वो हेड ही ऐसा होगा जो हमेशा डिसीजन लेगा। उसे आप मैनेजर भी बोल सकते हो। इसलिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ के लिए अलग अलग फंक्शनल मैनेजर्स कहो या अलग 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 मैनेजर्स या हेड चुने जाते हैं। तो यहाँ पे वही बोला है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में भी कि हेड, हर एक ग्रुप का एक हेड होगा और वही हेड एक प्लान करेगा। मतलब मल्टीपल प्लान यहाँ पे नहीं होंगे, एक सिंगल प्लान किया जाएगा और उसी पे इम्प्लीमेंटेशन होगा। देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या होगा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, लॉन्ग रन और पॉपुलैरिटी और एक्सपेंशन। यही सारे उनके उद्देश्य जो है वो होते हैं और इसी के लिए सारे ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉय काम करते रहते हैं। तो उनमें से जो भी हेड होगा उसको प्लान करना पड़ेगा प्रॉपर कि क्या बनाना है, किस वे में बनाना है, किसके लिए बनाना है, कहाँ पे बनाना है। ये सारा जो भी डिसीजन है वो हेड लेगा और उसी सिंगल प्लान पे जितने भी सबऑर्डिनेट्स या बाकी के एम्प्लॉय है वो काम करते जाएंगे और जो भी उनका गोल होगा वो इफ़िशिएंटली या इफ़ेक्टिव वे में वो हासिल कर पाएंगे। डायरेक्ट द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज़। मतलब यहाँ पे जो भी हेड होगा वो डिसाइड करेगा किसको क्या काम करना है और किस वे में करना है। ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल और अ वन यूनिट। मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल और अ वन यूनिट का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ही एक ऐसा यूनिट है जो सबके लिए कॉमनली वर्क करेगा। मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ही एक मेन उद्देश्य लेके आता है। कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी अगर इस्टेब्लिश करता है तो उस कंपनी के पीछे बहुत सारे मोटिव होते हैं और वही मोटिव मतलब हो जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल और अ वन यूनिट। उसके बाद ईच ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव द सेम ऑब्जेक्टिव एंड द ग्रुप शुड बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर यूजिंग सिंगल प्लान। यहाँ पे यही बोला है कि जो भी जितने भी ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशन में डिसाइड किए होंगे, तय किए होंगे, उसके अकॉर्डिंग सेम ऑब्जेक्टिव हर एक ग्रुप का होना चाहिए और साथ ही में जो भी मैनेजर होगा वो भी ऐसा होना चाहिए जो सिंगल प्लान के साथ आए। मतलब बहुत सारे मल्टीपल प्लान्स उनके ना हो कि ये काम नहीं कर रहा है तो वो कर लेंगे, वो नहीं कर रहा है तो वो कर लेंगे। एक्सपेरिमेंटल लेवल पे
कोई भी मैनेजर काम नहीं कर सकता है, इससे कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए एट अ टाइम सिंगल प्लान पे वर्क करेगा मैनेजर, और उसे ही बाकी के सारे एम्प्लॉय जो है वो फॉलो करेंगे। उसके बाद आता है सिक्स्थ प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। इस प्रिंसिपल में जो इंटरेस्ट है उस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया है। मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब ये होगा कि एम्प्लॉय जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ खुद के भले के लिए नहीं सोचना है, उसको सबसे पहले उस ऑर्गेनाइजेशन के भलाई के लिए सोचना है, और यही मोटिव साथ में लेके चलना है कि ऑर्गेनाइजेशन का पहले उसको जो है वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है वही उसका खुद का इंटरेस्ट मान के चलना उसको ज़रूरी है। तो यही इस पॉइंट का मीनिंग है। इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी सुपरसीड दैन इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल। मतलब क्या है, आप सिर्फ और सिर्फ खुद के भले के लिए नहीं सोच सकते। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपने ज्वाइन की है तो एज अ सबॉर्डिनेट और एम्प्लॉय आपको सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन्हें किस वे में पूरा कर सकते हैं ये सोचना पड़ेगा, ये नहीं कि मेरा कैसा भला हो। While taking decision in the organization, the manager should always consider the interest of the whole group rather than the interest of a single employee. कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में पार्शियली जो मैनेजर्स हैं वो डिसीजन ले लेते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के हित में डिसीजन ले लेते हैं। और होता ये है कि वो एम्प्लॉय कभी कभी उस चीज़ के लायक नहीं होता है। मतलब हम बहुत बार देखते हैं ना, कोई भी एम्प्लॉय कोई भी मैनेजर क्या करता है, किसी गुड फेथ के चलते ऐसे एम्प्लॉय के हाथों अपने प्लान जो है वो दे देता है, या थोड़े राइट्स उस एम्प्लॉय को ज़्यादा दे देता है, लेकिन वो एम्प्लॉय हो सकता है कि उतना काबिल ना हो, और इसका सीधा सीधा जो भी खामियाजा है वो ऑर्गेनाइजेशन को भुगतना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे सीधा सीधा यही बोला है कि आपको जब भी सोचना है वो खुद के बारे में नहीं, आपको सबसे पहले जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके भलाई के बारे में सोचना पड़ेगा, खुद के नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इन एवरी गेम the players are always thinking about winning the match as the team rather than their individual record. यहाँ पे क्रिकेट का एग्जाम्पल दिया है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। आप एग्ज़ाम में भी ये एग्जाम्पल लिख सकते हो इस पॉइंट के साथ। देखो, कोई भी टीम अगर है, हमारी जो भी क्रिकेट टीम है, वहाँ पे जितने भी मेंबर्स खेलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पूरी टीम को लेके जीतने के लिए सोचते हैं। ये नहीं सोचती कि मैं आज ये रिकॉर्ड बनाऊंगा, आज वो रिकॉर्ड बनाऊंगा। उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टीम को जिताना। तो यही यहाँ पे भी हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, ऐसा फाइल का मानना है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। अब देखो, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ऐसे दो पार्ट आते हैं। तो फाइल जो है वो ना ही पूरी तरह सेंट्रलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं और ना ही डिसेंट्रलाइजेशन को। उनका कहना है कि जिस प्रकार के आपके ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ होगा उस प्रकार से आपको ये दोनों चीज़ें अप्लाई करके देखनी पड़ेगी आपके ऑर्गेनाइजेशन में। तो अब देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। सेंट्रलाइजेशन रेदर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, सारी अथॉरिटी या सारे राइट्स या पावर डिसीजन कोई भी लेने के लिए उनके हाथ में होते हैं। मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो जो कहेगी वही सबको करना पड़ेगा, उसे हम बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि
जो भी पावर्स रहेंगे या अथॉरिटी रहेगी वो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करेगी, जो बाकी के मैनेजर्स हैं या फंक्शनल मैनेजर्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके सौंप देगी, मतलब अलॉट कर देगी। तो अब पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ पूरी ऑर्गेनाइजेशन टॉप लेवल मैनेजमेंट पे ही डिपेंड नहीं रहेगी, बल्कि जो भी जिस सेक्शन का हेड है उसके पास भी थोड़ी बहुत अथॉरिटी यहाँ पे डाइल्यूट हो जाएगी। तो उसे ही हम बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल देयर मस्ट बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या है, फाइल के हिसाब से जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ होगा, अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा है तो वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन वाली सिचुएशन कभी काम नहीं आएगी। मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ अकेली टॉप लेवल मैनेजमेंट पूरा का पूरा जो भी उनका काम है वो हैंडल नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए वो क्या करेगी, अपने खुद के जो अथॉरिटीज़ है, कुछ पावर्स है, वो जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड को थोड़ा थोड़ा अलॉट कर देगी। तो उसे ही हम बोलेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। और छोटे जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन वाली सिचुएशन लागू हो सकती है, लेकिन वहाँ पे भी अलग अलग सेक्शंस में जो काम है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉट की जाती है। तो इसीलिए फाइल्स ने यही बोला है कि दोनों चीज़ों में सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन दोनों में भी बैलेंस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पे इमेज में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए सेंट्रलाइजेशन की ये इमेज है, ये ब्लू डॉट्स मतलब क्या है, ये होगा आपका सेंट्रलाइजेशन, अपर लेवल मैनेजमेंट, बहुत जो मेन मैनेजमेंट होगी, डायरेक्टर्स हो गए या एमडी वगैरह हो गए, वो हो जाएगा। और वही क्या करेंगे, डायरेक्टली सबको ऑर्डर देंगे और उनके हिसाब से पूरा ऑर्गेनाइजेशन का काम चलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो अपर लेवल मैनेजमेंट है वो अपने काम का बंटवारा कर देगी, कुछ हेड डिसाइड कर लेगी वो ऑर्गेनाइजेशन में, और वो जो भी अथॉरिटीज़ है कुछ उनको ट्रांसफ़र कर देगी। और होगा ये कि कुछ फिर जो भी हेड्स डिसाइड किए हुए हैं वो भी कंपनी के लिए डिसीजंस ले पाएंगे। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। 7th पॉइंट आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। हाँ, रेम्यूनरेशन वाला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। वो इसलिए क्योंकि किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय अगर अपने सैलरी से या जो भी रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी या जो भी वेजेस उनको मिलता है, जो पे होता है उनको, जो पेमेंट उनको मिलता है उसे रेम्यूनरेशन बोलते हैं। तो कोई भी वर्कर या एम्प्लॉई अगर अपने सैलरी से बहुत ज़्यादा खुश है तो वो कंपनी कभी छोड़ के नहीं जाएगा, और साथ ही में कंपनी की एक गुड पब्लिसिटी भी वो बाहर करेगा कि हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, हमें काफ़ी अच्छा रेम्यूनरेशन यहाँ पे मिलता है। तो ये भी कंपनी के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि अगर आपको अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज़ बहुत टाइम तक आपके कंपनी में चाहिए तो आपको उनको पे भी बहुत अच्छे स्केल पे करना पड़ेगा। In the organization, employees must be paid fairly and adequate, और maximum satisfaction of employees is necessary। आप कोई अगर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, तो आप बार बार एम्प्लॉयज़ को निकाल नहीं सकते हो, या फिर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो एम्प्लॉयज़ का बार बार स्विच कर देना जॉब्स। मतलब नए नए एम्प्लॉयज़ हर बार लाना, फिर उनको ट्रेन करना और उनको प्रॉपर उनकी जो भी एबिलिटीज़ है वो समझ के जॉब जो है वो अलॉट करना, ये पॉसिबल हर बार नहीं होता है। कुछ वर्कर्स या कुछ एम्प्लॉयज़ इतने ज़्यादा स्किल्ड या एक्सपीरियंस होते हैं, अगर वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। तो इसीलिए कंपनी ने ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी एम्प्लॉई है उसको फेयर वेजेस या रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए। द फेयर रेम्यूनरेशन इफेक्ट्स ऑन द प्रोडक्टिविटी एंड लेवल इन टोटल। मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आप फेयरली चीज़ों को देख रहे हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एम्प्लॉई या कोई भी वर्कर अच्छे से पे हो रहा है, उसको अच्छे से पेमेंट मिल रहा है, तो
इसका इफ़ेक्ट ये भी होगा कि वो खुशी खुशी कोई भी काम जो है ऑर्गेनाइजेशन में कर लेगा, और इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी अच्छे से बढ़ सकती है. इट ऑल्सो द बेसिक वे टू रिटेन देम फॉर लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब यही है कि उनको आप लंबे समय तक अपने ऑर्गेनाइजेशन में रख सकते हो, और जो भी वो सर्विसेज दे रहे हैं उसका अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हो. द रेम्यूनरेशन शुड बी फिक्स्ड बाय टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द स्किल्स, एक्सपर्टीज, नॉलेज, टेन्योर, कॉस्ट ऑफ लिविंग, मार्केट ट्रेंड, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा. मतलब देखो यहाँ पे भी ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी रेम्यूनरेशन है वो एम्प्लॉय की जो भी पोस्ट है उसके हिसाब से मिलेगी. जैसे दिल्ली में, दिल्ली हो गया, मुंबई होगा, ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं इनमें हमेशा जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती है वहाँ पे एम्प्लॉय को ज़्यादा ही पैसे दिए जाते हैं, या ज़्यादा ही वो लोग पेड होते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ के रहन सहन, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसके हिसाब से भी ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय की रेम्यूनरेशन जो है वो फिक्स करनी होती है. और इसीलिए यहाँ पे ये बोला है कि एम्प्लॉय का स्किल, एक्सपीरियंस, नॉलेज, टेन्योर, कॉस्ट ऑफ लिविंग, मार्केट ट्रेंड, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टेटस है वो भी मैटर करता है, और एम्प्लॉय का स्किल, एक्सपीरियंस, नॉलेज भी मैटर करता है. उसको कितना पे करेगा या करेंगे ऑर्गेनाइजेशन, या फिर उसके पे स्केल के लिए या रेम्यूनरेशन के लिए. उसके बाद आता है 9th पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ स्कैलर चेन. स्कैलर चेन मतलब ये आप बोल सकते हो कि एक हायरार्की होगी. हायरार्की मतलब क्या है? अपर लेवल मैनेजमेंट टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड द लास्ट लोअर लेवल मैनेजमेंट. अब यहाँ पे देखो डायग्राम में हायरार्की दी गई है. अब यहाँ आप बोल सकते हो ए जो है वो डायरेक्टर है, उसके बाद जो बी और ई आएंगे वो मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो सकते हैं, उसके बाद जो है वो सीनियर मैनेजर्स हो सकते हैं, और फिर लास्ट में जो है डी एंड जी वो लोअर लेबर वगैरह या फिर जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं उसमें आते हैं. तो ये होती है हायरार्की, इसे बोलते हैं हम हायरार्की. तो अब यहाँ पे होता है ये है स्कैलर चेन में जो अपर लेवल मैनेजमेंट है वही नीचे जो एमडी वगैरह बैठे हैं उनके साथ कम्युनिकेशन करेंगे. फिर एमडी वगैरह जो है वो जितने डिपार्टमेंट है उनके मैनेजर्स के साथ बात करेंगे बैठ के, और फिर जो मैनेजर्स हैं वो अपने अपने अंडर में जितने एम्प्लॉय आते हैं उनके साथ बात करेंगे. मतलब क्या है, एक कड़ी बन जाती है, एक चेन बन जाती है. तो इसीलिए इसे हम स्कैलर चेन बोलते हैं. और ये बहुत हिस्टोरिकल टॉपिक है, ये पहले से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में चलता हुआ आ रहा है. डायरेक्टली कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लोअर लेवल का जो भी एम्प्लॉय होगा वो डायरेक्टली जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट है या फिर जो भी डायरेक्टर्स है, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उससे नहीं मिल सकता है, उसको कम्युनिकेट नहीं कर सकता है. जनरली ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड टॉपिक है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड पॉइंट है. यहाँ पे देखो यही बोला है, स्कैलर चेन मीन्स द हायरार्की ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द टॉप लेवल टू द लोअर लेवल फॉर द पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन. मतलब बातें कैसी होगी, टॉप लेवल मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन लेगी, फिर धीरे धीरे वो जो है वो मिडिल लेवल पे आएगी, मिडिल लेवल के बाद लोअर लेवल पे जाएगी. मतलब एक कम्युनिकेशन की कड़ी बन जाएगी. लेकिन लोअर लेवल मैनेजमेंट में जितने भी लोग आते हैं वो डायरेक्टली अपर लेवल मैनेजमेंट के साथ बात या कम्युनिकेट नहीं करेंगे, उनको उसके लिए प्रॉपर परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी. अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम दी हुई है. इस डायग्राम में देखो लोअर लेवल में आता है डी और जी. तो ये तो एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, इसे भी स्कैलर चेन बोल सकते हो आप. लेकिन ये डायरेक्टली जो ये ए है ना, जो हेड है एकदम सुप्रीम हेड जिसे हम बोल सकते हैं, उसके साथ जाके बात नहीं कर सकते हैं. इनके पास फॉर एग्जांपल कोई एचओडी है, आई मीन
कोई डायरेक्टर है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको किसी एम्प्लॉय को अपने निकालना है। फॉर एग्जांपल इस ए को अगर इस जी को निकालना है कंपनी से, तो वो क्या करेगा, पहले डिस्कस करेगा ई से, और फिर ई डिस्कस करेगा एफ से, और फिर एफ जो है वो फाइनली जाके जी को बताएगा कि यू आर फायर्ड। मतलब क्या है, डायरेक्टली ए जी से बात नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका जनरल स्केलर चेन। लेकिन यहाँ पे एक गैंग प्लैंक का भी एक पॉइंट है। गैंग प्लैंक मतलब क्या है, कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो बहुत क्रिटिकल होती है या इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, और ऐसे टाइम पे इतना वक्त हम वेस्ट नहीं कर सकते कि हर एक चेन को मतलब जो भी डिसीजन है वो पास आउट करे। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, लोअर लेवल पे जितने भी एम्प्लॉय हो डायरेक्टली जाके अपर लेवल से बात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक प्रॉपर परमिशन या एक प्रॉपर वे की इनको ज़रूरत होती है। तो ये आई थिंक ये यहाँ तक के पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। हमने 9th प्रिंसिपल तक यहाँ पे स्टडी कर लिया है। तो आपको होमवर्क है, जितने भी हमने आज इस वीडियो में टॉपिक या जितने भी पॉइंट डिस्कस किए हैं उसको अपनी भाषा में आप लोग कॉपी में लिखो और एक्सप्लेन करो। चलो, हैव अ नाइस टाइम देन, टेक केयर।